हाँ जी फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर। और आज हम कवर करेंगे दोस्तों फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल लॉज एंड सेकंड इज़ यूज़ ऑफ रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एजीवीज़। एजीवीज़ के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एजीवी क्या होता है? ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, है ना, जिसमें पूरा ऑटोमेशन है। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं होता है। आपको ऊपर की तरफ मेरे बाकी जो लेक्चर्स हमने लिए हैं उनके लिंक शो हो रहे होंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते दोस्तों कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग हमने कवर कर लिया है। स्टोरेज सिस्टम एंड मेथड्स हमने कवर कर लिया है। सेफ्टी मेजर्स इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज कवर कर लिया है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी हमने कवर कर लिया। और आज हम कवर करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें हम डिस्पोजल देखें कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कैसे करना है। कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं एनवायरमेंटल लॉज से रिलेटेड, क्या क्या मेजर एनवायरमेंटल लॉज हैं जिनको एक इंडस्ट्री में अगर हमको प्रोडक्ट हैंडल करना है तो क्या क्या वो लॉज हैं जिनको हमें टेक केयर करना होता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT एंड AGVs, ये सारा हम आज की वीडियोस में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सपायर प्रोडक्ट्स कैसे करना है दोस्तों। देखिए, वेस्ट किस प्रकार का हो सकता है एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में। वेस्ट आपका लिक्विड वेस्ट हो सकता है, वेस्ट आपका सॉलिड वेस्ट हो सकता है, ठीक है, और वेस्ट इवन आपका गैसियस वेस्ट भी हो सकता है। ये जो वेस्ट है दोस्तों, इस वेस्ट का सेग्रीगेशन पहले बहुत ज़रूरी है। सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या हुआ कि इस वेस्ट को हमें कैसे सेपरेट करना है, कैसे दूसरी चीज़ों से अलग रखना है। और इस वेस्ट का जो स्टोरेज है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वेस्ट स्टोरेज अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स क्या? वही दोस्तों कि जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है, जिनकी एक्सपायरी डेट जो थी वो उनको क्रॉस कर चुकी है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके अंदर जो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए पाउडर डलता है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। वो जब एक्सपायर हो गया है तो उसको उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से बाहर निकालना और उसको फिर अलग से स्टोर करना और उसके बाद उसको डिस्पोज करना। देखिए, जो वेस्ट हार्मफुल है फॉर एनवायरनमेंट उसको आप ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते कहीं भी, उसको एनवायरमेंटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही डिस्पोज करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, कि क्या क्या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं। देखिए, जो भी हमें डिस्पोजल करना है वेस्ट का, उसका हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्पोजल उसका सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करते हुए हो, जो कि लोकल भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं और यूनियन के भी हो सकते हैं, है ना। लोकल का मीनिंग क्या है? जैसे आपकी देखिए ये फैक्ट्री है और आसपास कोई गांव है, विलेज है, तो आप जब उसको डिस्पोज करें तो लोकल कम्युनिटी के लोगों को उसको वो हैम्पर ना करे, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके लिए आप क्या क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए आप प्रॉपर लेबलिंग करेंगे कि इस बॉक्स के अंदर या इस कंटेनर के अंदर क्या है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन सेफ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। उसका डिस्पोजल के जो प्रोसीजर्स हैं वो भी जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उनके हिसाब से होने चाहिए। क्यों? ताकि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो और कंटेमिनेशन एंड लीगल रिपरकशन ना हो। कल को पता चले कि जी आपने जैसे डिस्पोज करा उस पर आपको किसी ने केस कर दिया कि भाई ये आपका डिस्पोजल ठीक नहीं था और वहाँ से आपको लीगल रिपरकशन फेस करने पड़े। दूसरा क्या दोस्तों कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमम करना। एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है उसको मिनिमम करना, ये डिस्पोज करते टाइम हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल कि क्या प्रोडक्ट को डिस्पोज करने से पहले मैं उसको रिसाइकल कर सकता हूँ, क्या उसको कंपोस्ट कर सकता हूँ? कंपोस्टिंग का मीनिंग क्या है? उस प्रोडक्ट से खाद बनाना। कंपोस्टिंग का मीनिंग है उस प्रोडक्ट से खाद बनाना। या फिर अगर कोई उसमें एनर्जी का पार्ट है तो क्या मैं उसको एनर्जी को रिकवर कर सकता हूँ क्या?
टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। क्यों दोस्तों, आप ये जानते हैं जब आप प्रोडक्ट को डिस्पोज करते हैं तो हो सकता है उसके वहाँ से गैसेस ऐसी निकलें जो कि एनवायरमेंट को हार्म करें, है ना। जैसे मीथेन निकल सकती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है वो निकल सकती है, ऐसी सारी गैसेस जो कि एनवायरमेंट को हार्म करती है। क्या हम उन गैसेस को, क्या हम उसकी एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं ताकि एनवायरमेंट पे जो हमारे फुटप्रिंट्स हैं वो मिनिमम हो। हैज़ार्डस मटेरियल को किस तरीके से डिस्पोज करें कि जो पोल्यूशन है वो मिनिमम हो सके। कहाँ कहाँ पे, लैंडफिल्स पे एंड वाटरवेज पे। कई बार क्या होता है दोस्तों, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई यहाँ से ऐसे मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, तो इसी में अपने वेस्ट को डिस्पोज कर देंगे, इसी में अपने वेस्ट को डिस्पोज कर देंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे आपकी जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ, उस मरीन लाइफ पे भी हार्म होगा। आपका जो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम है वो भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक वेस्ट आपने डिस्पोज कर दिया इसमें, तो हम देखते हैं कि टर्टल्स प्लास्टिक वेस्ट को, क्या है, प्लास्टिक वेस्ट को जेलीफिश इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ये जेलीफिश जा रही है कोई, उसको कंज्यूम करता है और फिर वो उसके अंदर जाके उसको हार्म करता है, आपकी फूड चेन में आ जाता है वो, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूमंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाता है। तो इस वजह से हमें इस तरीके से डिस्पोज करना है कि एनवायरनमेंट पे मिनिमम डैमेज हो, एनवायरनमेंट का कम से कम डिडक्शन हो, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट उसका मिनिमम हो। रेगुलरली ऑडिट्स होने चाहिए एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए। देखिए ऑडिट्स जो हैं वो किस किस प्रकार के ऑडिट्स हो सकते हैं। देखिए अगर ऑडिट किया जा रहा है तो दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल ऑडिट हो सकता है और एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो सकता है। अब जो ऑडिट होने चाहिए, देखिए ऑडिट्स क्यों ज़रूरी हैं, ऑडिट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ऑडिट के डर से ही काफ़ी सारे काम कंप्लायंस हो जाते हैं, इस वजह से ऑडिट्स ज़रूरी है। और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गलती करते हैं, एक ऑडिटर इस एंगल से देख पाता है चीज़ों को कि वो बता सके कि भाई देखिए आप लोगों ने ये कमी करी है और इसका वे आउट ये है। एक्सटर्नल ऑडिट्स कैसे हो सकते हैं दोस्तों, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हो सकता है, कंट्रोल बोर्ड से हो सकता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर की तरफ से हो सकता है, ठीक है। ये हो गए एक्सटर्नल जो आपके ऑडिट। इंटरनल क्या होता है दोस्तों, इंटरनल आपके यहाँ मान लीजिए सस्टेनेबिलिटी का कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ से ऑडिट हो सकता है। इंटरनल आपका जो स्क्रैप हैंडलिंग का कोई डिपार्टमेंट है, वेस्ट डिस्पोजल का कोई डिपार्टमेंट है, वो ऑडिट कर सकता है। तो ये सारे ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स भी ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरनल आपके सेफ्टी ऑडिट्स भी हो सकते हैं, जो काफ़ी इंटरनल ऑडिट हो सकते हैं। सेफ्टी में क्या है ना, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट क्लब होके चलते हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। तो ये प्रोडक्ट डिस्पोजल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सारा एनवायरनमेंट वाला जो डोमेन है इसमें कवर किया जा सकता है। तो वही इसमें बताया है कि रूटीन में इन्वेंट्री चेक होने चाहिए टू आइडेंटिफाई सेग्रीगेटेड, एक्सपायर्ड और ऑब्सोलीट प्रोडक्ट प्रॉम्प्टली। अगर आप रूटीन बेसिस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं और उनको सेग्रीगेट नहीं करा जा सका है। वो रूटीन क्या हो सकता है, वो डेली रूटीन भी हो सकता है, फोर्टनाइटली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्ट को सेग्रीगेट कर पाएंगे, अच्छे और बुरे प्रोडक्ट में डिफरेंस कर पाएंगे, और वेयर हाउस जहाँ पे आपका ऐसा प्रोडक्ट स्टोर होता है उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। दोस्तों ये शंकरनाथ 1.0 स्कीम के बारे में है, जो कि टेस्ट सीरीज़ हैं, 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट हैं, 6 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट हैं, एंड काफ़ी सारे बच्चे इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन, ताकि आपको अपनी कमी पता चल सके, ताकि आपको ये पता चल सके कि जी ये जो 150 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें मेरा टेम्परामेंट कैसा जा रहा है, इसमें मैं कंपोजर मेरा कैसा है, इसमें मेरा फोकस कहीं डेविएट तो नहीं हो पा रहा है। क्राफ्टेड बाय एक्सपर्ट्स है दोस्तों, एक्सपर्ट्स की हमारी टीम है जो ऑलरेडी स्टेट AEJ एग्जामिनेशन, गेट, ESC में अच्छा स्कोर कर चुके हैं, उनकी हमारी टीम है। अगर आप केवल फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं तो 6 फुल लेंथ टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप नीचे इन दोनों का लिंक आपको गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें जो एक टेस्ट है वो डेमो टेस्ट है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेमो टेस्ट है उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल लॉज, कि भाई एनवायरमेंटल लॉज को लेके कंप्लायंस कैसे किया जाए और किस तरीके से प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज को बेटर किया जाए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट है क्या। जब तक हमें खुद पता नहीं होगा कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कैसे उनका कंप्लायंस इंश्योर कर पाएंगे। अब कैसे हमको पता चलेगा, हमें खुद को इन्फॉर्म्ड रखना है। पहली बात तो ये कि हमें खुद ही प्रोएक्टिव अप्रोच लेके खुद को इन्फॉर्म्ड रखना है कि किस प्रकार से हम अपडेट रहें। किस किस चीज़ों को लेके इन्फॉर्म रखना है, अपने आप को स्टोरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल को लेके इन्फॉर्म रखना है। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग किस प्रकार से हो सकती है दोस्तों, ट्रेनिंग आपकी इंटरनल भी हो सकती है और ट्रेनिंग एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल क्या है, मान लीजिए आप लोग किसी इंस्टीट्यूशन में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो हो गया एक्सटर्नल ट्रेनिंग। इंटरनल क्या है, कोई इंस्टीट्यूशन वाले लोग या आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग आपके ही यहाँ पे ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ है ना, वो कंप्लायंस अच्छे से कर पाते हैं, वो हैज़ार्ड की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। इस वजह से एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज़ आपने देखी कि एनवायरनमेंट के लॉ को कंप्लायंस हमें कैसे करना है। तीसरा दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। देखिए डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑडिटर आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करने, वो दोनों चीज़ें चेक करेगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी चेक करेगा और आपका जो फील्ड पर जो आपने कंप्लायंसेस की हैं उनको भी चेक करेगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपके जो वेस्ट जनरेशन के रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो डिस्पोजल मेथड्स हैं एंड कंप्लायंस एक्टिविटीज़, ये सारी प्रॉपरली रिकॉर्ड होनी चाहिए, है ना। और यहाँ से आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी पता चलता है। देखिए अब डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को मेंटेन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो फैक्ट्री है, लेट अस सपोज उसमें हैजार्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है कि आपकी डेली वेस्ट जनरेशन क्या है। हाँ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा, नहीं, पर हैजार्डस वेस्ट का डेली वेस्ट जनरेशन आपको पता होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए। कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से ये वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। फिर उस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे हुआ, डिस्पोजल ऑफ दैट वेस्ट, ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि डिस्पोजल कैसे हुआ। क्या जिस पार्टी को आपने डिस्पोज किया, क्या वो पार्टी ऑथराइज पार्टी थी? ऑथराइज कौन करेगा? ऑथराइज करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि उस पार्टी ने उस वेस्ट का क्या किया है, कहाँ गया है वो वेस्ट। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टी जस्ट वेस्ट लेके जाके डंप कर देगी कहीं पे भी, या फिर वो प्रॉपर डिस्पोजल करेगी, उस पार्टी के पास वो फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो इस प्रकार का वेस्ट हैंडल किया जा सकता है। सेकेंडली दोस्तों आपके पास सेग्रीगेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। आपके पास ऑयल या स्लज हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री में अगर पेंट हो रहा है, तो आपका जो पेंट स्लज है वो जनरेट होगा। उस पेंट स्लज को आप स्टोर कैसे कर रहे हैं, जो लोग उस पेंट स्लज को हैंडल कर रहे हैं उन्होंने क्या पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए, क्या वो क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, ग्लव्स हो सकते हैं और वो मास्क हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं दोस्तों पेंट की फ्यूम्स में पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके आपको अस्थमा क्रिएट कर सकते हैं, आपको ब्रोंकाइटिस क्रिएट कर सकते हैं। तो उनके भी रिकॉर्ड्स होने चाहिए। आपने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीदे हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए और उनकी आप अपकीपिंग के लिए क्या कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिनका रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के पास प्रॉपरली होना चाहिए। तो आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देखते हैं कौन कौन से इंडिया में जो नियम कानून है मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होने चाहिए इस एग्जामिनेशन में जाने से पहले। 5 जून 1972 को यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी।
UNHE इसको कहते हैं, UNCHE, ये हुई थी स्टॉकहोम में। अब उसके बाद से सारी चीज़ें एक्टिवेट हो गई थी। आपने अगर देखा होगा तो 1973 में इंडिया में फिर प्रोजेक्ट टाइगर भी आ गया था, प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था 1973 में। देखिए 1972 में इंडिया में आता है फिर भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये आ गया 1972 में। 1972 में आया था वाटर एक्ट। वाटर जो है उसको प्रिवेंशन कैसे करना और वाटर का पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है। हम वाटर और एयर एक्ट में कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि पहले कौन सा आया था। प्लीज़ आप याद रखिएगा, इसकी ट्रिक ये है दोस्तों कि पानी पहले आया फिर हवा आई, आपको ऐसे याद रखना है इसको। वाटर एक्ट 1974 है, एयर एक्ट 1981 है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसके अलावा आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट देख सकते हैं, ये आप छोड़ सकते हैं। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, EPA 1986 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनवायरमेंट के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इसका सिंपल भाषा में मीनिंग है कि भाई इंटरनेट की हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना और उसको ईजी बनाना अपने ऑपरेशंस को। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। आपका एक मोबाइल एक डेमो रूप से दिखाया गया है जिसमें मान लीजिए एप्लीकेशन है और सारी चीज़ें मैनेज हैं। तो देखिए क्या होता है, आप यहाँ से आप लाइफ साइकिल देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, कि आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, उसको स्टोर जब किया गया, वहाँ से वेस्ट जनरेट हुआ, तो सारी यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। आप स्टडी कर सकते हैं प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्ट फेलियर। प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, फेलियर के उसके चांसेस क्या हैं, क्या वो फेल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप फ्लीट एफिशिएंसी फॉर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। आपकी जो गाड़ियाँ आपकी इंडस्ट्री से बाहर जा रही हैं, है ना, चाहे वो वेस्ट लेके जाएँ, आपका प्रोडक्ट लेके जाएँ, कितनी देर में ये डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन B तक पहुंची है, इसको आप फ्लीट मैनेजमेंट कर सकते हैं। भाई ड्राइवर बीच में गाड़ी खड़ी करके चला तो नहीं गया, आप फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी वाले को पैसा देंगे ना, जो अगर आपने गाड़ी को किराए पर रखी हुई है, तो आपको ये जो गूगल के थ्रू जो शॉर्टेस्ट रूट है वो आप यहाँ से डाल के उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि भाई ये रास्ता कहीं डेविएट तो नहीं कर रहा है। कोई अलग अदर आपको इंसाइट चाहिए हो तो वहाँ यहाँ से आपको वो मिल सकती है। कोई अगर अदर इंसाइट चाहिए हो, आप अपनी इन्वेंट्री लेवल को यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर आपने ऐसा डेवलप कर लिया जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। आप अपनी इन्वेंट्री लेवल ऑफ बोथ फिनिश प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, आपका जो वेस्ट जनरेटेड है उसका भी कर सकते हैं मैनेज। अब एनवायरमेंटल जो कंप्लायंस हमने देखे, उनको कैसे हमें कंप्लायंस करना चाहिए, कैसे कंप्लायंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कंप्लायंस की जो ऑब्लिगेशन है वो पता होनी चाहिए कि हमारे डोमेन में, हमारी फैक्ट्री में, देखिए जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना होगा या वाटर एक्ट बना होगा, ठीक है, या फिर जो एयर एक्ट बना होगा, भाई ये तो पूरे इंडिया में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं या जनरल जो चीज़ें उनके हिसाब से बना होगा ना। हो सकता है इसके कई सारे नियम कानून आपकी फैक्ट्री, आपकी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल ही ना हो। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन कौन से एप्लीकेबल हैं, तो वो आप पता लगाएंगे। एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, आपको अभी मैंने बताया, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, वहाँ से आप कंफर्मेशन लेंगे कि हमारे लिए कौन कौन सी एप्लीकेबल है। आप एप्लीकेबिलिटी आपने चेक कर ली, अब आप उनको रिक्वायरमेंट निकालिए उनकी कि भाई अब इन एप्लीकेबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्या हमें मैन पावर चाहिए एडिशनली, क्या हमें मशीन चाहिए, या हमें कोई और एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, किस प्रकार से हम इन चीज़ों को कंप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे। फिर आप इम्प्लीमेंट करने के बाद इनके जो चेंजेस हुए इनको आप मॉनिटर करेंगे और रेगुलरली इवेलुएट भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको भाई आपकी एक फैक्ट्री में लेट अस सपोज आपको ये पता चला कि भाई वेस्ट जनरेट हो रहा है और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बेसिकली क्या होता है, जो एक एफ्लुएंट से जो वेस्ट जनरेटेड है उनको ट्रीट करता है, उनको ट्रीट करके क्लीन वाटर को सेपरेट करता है और डर्टी वाटर को सेपरेट टैंक में स्टोर कर देता है। अब आपने रिक्वायरमेंट तो पता लगा ली कि भाई ये लगाना पड़ेगा, हमारी फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आपने वो इंस्टॉल भी कर लिया। अब वहाँ से आपको चेंजेस क्या मिले, वाटर जो ट्रीट हुआ
वो कितना ट्रीट हुआ, एक दिन में मेरा कितना अच्छा वाटर ट्रीट हो रहा है, एक दिन में मेरा वेस्ट स्लज कितना जनरेट हो रहा है, तो वो यहाँ पे आप मॉनिटर करेंगे, ठीक है। और सारी जो कंप्लाइंसेस हैं इनको रेगुलरली इवेलुएट करेंगे और फिर एक फीडबैक सिस्टम भी आप मेंटेन करके चलेंगे। फिर इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट आप स्टेट जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे भेज देंगे कि जी हमने ये इंस्टॉलेशन कर लिया है और आप एक बार आके चेक कर लीजिए। वो आके चेक करेंगे और आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा और फिर उसका आप अपना कंप्लायंस में, आप अपनी फाइलिंग में, अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसको रख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में या प्रोडक्ट स्टोरेज में क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टू एनहेंस द एफिशिएंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट सेविंग करी जा सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप डिमांड फोरकास्टिंग विद हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं। इन्वेंट्री आप मैनेज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आपकी जो स्टॉक आउट है कि भाई आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो गई और आपको पता ही नहीं चला, तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की हेल्प से आप अपने आप को एक अलार्म प्रोवाइड कर सकते हैं जब आपका एक जो सेफ लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है उस लेवल को टच कर जाए, उससे नीचे चला जाए, तो आपके पास एक अलार्म आ जाए कि भाई अब इसको रिफ़िल करना है इन्वेंट्री को। तो ये आपको स्टॉक आउट होने में प्रोटेक्ट कर सकता है आपको स्टॉक आउट से। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए मेंटेनेंस भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होता है रिएक्टिव, है ना, किसी मशीन टूट गई और अब आपने उसको ठीक कर दिया। एक होता है दोस्तों प्रिवेंटिव, कि मशीन जब टूटने वाली थी उससे पहले थोड़ा सा आपने रिपेयर कर दिया। एक होता है प्रेडिक्टिव, ये सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस है। इसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मशीन अगले 1 महीने में कैसा परफॉर्म करने वाली है, अगले 15 दिन में कैसा परफॉर्म करने वाली है। कैसे ही पता करते हैं दोस्तों, आप ऐसे सेंसर्स आप लगा के रखते हैं मशीन में, ऐसे आप इनपुट्स आप लगा के रखते हैं मशीन में, जिससे आपकी उस मशीन की हेल्थ कंडीशन का पता चलता रहता है। आप अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आप ओवर स्टॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। देखिए बिकॉज इन्वेंट्री की 2 तरीके की कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होती है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी होती है। अगर आपने ज़्यादा इन्वेंट्री ऑर्डर कर ली तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में उसका प्राइस डाउन हो जाए, तो आपको पोटेंशियल लॉस हो गया। दूसरा, इन्वेंट्री को जब आप स्टोर करते हैं तो इन्वेंट्री स्टोरेज के साथ साथ उसका एक स्टोरेज कॉस्ट जुड़ी हुई होती है दोस्तों। इन द एंड दोस्तों आप AI की हेल्प से बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ AI इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो प्लीज़ आप एक बार लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। आप जब इस वीडियोस को, हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास लेके आएँ इन ए टाइम बाउंड मैनर। मेजर एनवायरमेंटल लॉज एक बार देख लेते हैं जो प्रोडक्ट स्टोरेज एंड हैंडलिंग से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बताया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जो ये सारी इस तरीके की एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है, टेक केयर करता है। इसी एक्ट से निकल के आते हैं हैजार्डस एंड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा हैजार्डस एंड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं जो 2016 में आए थे। ये क्या करते हैं, लेबलिंग कैसे करनी है, स्टोरेज कैसे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, डिस्पोजल कैसे करना ऑफ हैजार्डस वेस्ट का सारा इन रूल्स के थ्रू बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 में सेक्शन 41B में ये मैंडेट किया गया है कि भाई सेफ मेजर्स होने चाहिए फॉर स्टोरेज ऑफ हैजार्डस मटेरियल इन फैक्ट्रीज। आई होप आपने हमारी इंडस्ट्रियल सेफ्टी की प्लेलिस्ट चेक करी है, क्योंकि उसमें बड़ा हमने डिटेल में फैक्ट्रीज एक्ट को कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत ही शानदार आपको वहाँ पे चीज़ें समझाई गई हैं इन टाइम बाउंड एंड कंसाइज मैनर। ज़रूर उसको आप चेक कीजिएगा और ऊपर आपको उसका लिंक दिख ही रहा होगा उस प्लेलिस्ट का। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस है दोस्तों, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। ये इंडस्ट्रीज़ को लेना होता है। ये इंडस्ट्रीज़ को क्यों लेना होता है, कल को अगर एक्सीडेंट हो गया कुछ तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस होता है। लेट अस सपोज इंडस्ट्री में हैजार्डस गुड्स स्टोर थे और एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आसपास के एरिया पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको उस केस से प्रोटेक्ट करेगा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। इनफैक्ट ये जो है, जो हैजार्डस
गुड्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल टैंकर्स, फॉर एग्जांपल ट्रक्स जिसके अंदर हैजार्डस गुड्स रखे होते हैं, उन ट्रांसपोर्ट्स को भी ये लेना होता है। केमिकल एक्सीडेंट रूल्स ऑफ 1996, ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताते हैं जो इंडस्ट्रियल साइट्स में कैसे स्टोर करना है हैजार्डस केमिकल को, इंक्लूडिंग इमरजेंसी प्लानिंग। तो दोस्तों एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा किस गैस की वजह से हुई थी, कौन सी गैस थी दोस्तों जो लीक हुई थी और जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिसिप्लिन लर्नर्स नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल शो होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम डेली MCQs डालते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए MCQs देते हैं। उस पर जॉब अपडेट्स हम आपको देते हैं और सबसे पहले जो हमारी वीडियोस हम अपडेट करते हैं सारा आपको सबसे पहले वही मिलता है। आपकी क्वेरीज भी बहुत अच्छे तरीके से हम वहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। इस QR कोड को दोस्तों आप स्कैन कर सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल पर पहुँचने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आप हमारी UPPSC AE को लेके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट है उनको प्लीज़ जाके चेक कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों को हमने प्रोवाइड किया हुआ है जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।